जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। सीटेट पेपर 2 कंप्लीट हो चुका है। पेपर 2 मेरे पास आ चुका है 15 दिसंबर 2024 का। इसके आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। मेरे पास जो सेट है ये एम सेट है। एम सेट से मैं आप लोगों को आंसर की कराऊंगा। आप लोग देख लेना जो भी आपका सेट हो कि कौन सा क्वेश्चन आपका किस नंबर पर दे रखा है। तो देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोगों को जरूर कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले सीडीपी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सीडीपी से हम लोग स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। 100% ऑथेंटिक आंसर की आपको यहां पर दे दी जाएगी। दोनों की सीडीपी में अगर कंपेयर करें, कल 14 तारीख की सीडीपी और आज की सीडीपी में थोड़ा सा अंतर बस ये देखने के लिए मिला कि आज जो क्वेश्चंस का लेवल था उनमें थोड़ा सा टाइम कम लग रहा था। टाइम थोड़ा सा कम लग रहा था, बस ये डिफरेंस था। बाकी का कोई भी डिफरेंस नहीं था। लेवल और साल के कंपैरिजन में इस बार भी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। अभिकथन और कार्ड वाला पहला क्वेश्चन रहेगा कि एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। तो ये अभिकथन जो है बिल्कुल करेक्ट है। इसका कारण है कि समुदाय को यह निर्देशित करना कि बच्चे को कैसे क्या सीखना चाहिए। तो ये कारण भी करेक्ट हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी कि इस एम सेट के अकॉर्डिंग सेट ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट बनेगा। बाकी का ये ऑप्शन आपका कहीं भी लिखा हो आप लोग मैच कर लेना, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षक को डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच डैश चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सभी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता देता हूं। कल हम लोग तसल्ली से सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। इसका ऑप्शन 2 जो है विश्वास, दृढ़ता और पारस्परिक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका अन्वेषण अधिगम में छात्र क्या करते हैं भाई। ऑप्शन नंबर इसमें 2 ठीक होने के पूरे चांसेस हैं। 50-50% चांसेस हैं। एग्जामिनर क्या मानता है भाई, दोनों ऑप्शन पे मैं जाऊंगा 50-50 रहेंगे। ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 जो है यहां पर देखिए, क्योंकि देख स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त और दुनिया में लगातार नई खोज, यहां पर 80% जो है ये ऑप्शन 3 सही होगा और 20% जो है ऑप्शन 2 भी ठीक हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन यहां पर मैं दोनों के साथ जाऊंगा। ऐसे 2 क्वेश्चन हैं जिनमें मैंने 3 ऑप्शन बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान की कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है, तो अधिसंज्ञान का उपयोग कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो दे रखा है कि भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 17 तारीख से हमारी रीट की क्लासेस इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपका पेपर पास हो रहा है या नहीं भी हो रहा, रीट की तैयारी सभी को करनी है क्योंकि रीट वाले सीटेट को वैलिड नहीं मानते। शिक्षक छात्रों में आंतरिक पढ़ाई कैसे बढ़ा सकते हैं, तो यहां पर सीखने का आनंद पैदा करके यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन 1 जो है आपका ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच का संबंध का सही वर्णन करता है। ऑप्शन 1 जो है यहां पर एक करेक्ट बनेगा कि आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती हैं, जिसमें
एक प्रकार की अविपीड़ा दूसरे को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जब बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है तो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास के निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है? तो इस क्वेश्चन के आंसर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के भी 2 आंसर बनने के पूरे चांसेस हैं। आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण और निरंतरता बनाम अनिरंतरता। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 एग्जामिनर किसको सही मानता है ये देखेंगे। मैं आपको यहां पर गलत आंसर नहीं बताऊंगा। एग्जामिनर इन दोनों में से किसी को भी ठीक मान सकता हो सकता है दोनों के दोनों ऑप्शन को एग्जामिनर यहां पर सही मान ले। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा रहने वाला है यहां पर, ये भी अभिकथन और कारक से क्वेश्चन है। अभिकथन और कारक से क्वेश्चन कई आए हैं, लेकिन कल के कंपैरिजन में आपके क्वेश्चन इतने लेंथी नहीं आए हैं। अभिकथन है इसका कि जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीय, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक अंतर को खो देते हैं। तो अभिकथन जो है ये बिल्कुल ठीक है। फिर कारण पर आते हैं कि बचपन एक सामाजिक संकल्पना है, तो ये कारण भी ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 2 के ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ये क्वेश्चन जो है करेक्ट आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 है इसका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? जो नहीं है वो पूछा गया था भाई, ठीक है। जो नहीं है वो बताना था। संतुलीकरण है, गतिविधि है, जैविक परिपक्वता है, सांस्कृतिक उपकरण नहीं है। सांस्कृतिक उपकरण नहीं है, तो इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। लास्ट में आप लोग 30 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक गए ये मुझे जरूर बताकर जाएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन ठीक गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ये भी अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ये भी अभिकथन और कारण से क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने माना है कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर है और कारण है इसका कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। तो इसका अभिकथन सही है और कारण भी ठीक है। तो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ये करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। जीन पियाजे से यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे डैश अनुभव करते हैं और डैश का सहारा लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 असंतुलन अनुभव करते हैं और अनुकूलन का सहारा लेते हैं। असंतुलन और अनुकूलन जो है ऑप्शन नंबर 2 में ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखेंगे भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जहां प्याजे बच्चों को डैश देखते हैं वहीं वाइगॉस्की बच्चों को डैश देखते हैं। तो प्याजे देखते हैं भाई किसके रूप में? प्याजे देखते हैं बच्चों विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, और वहीं वाइगॉस्की कैसे देखते हैं? सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में। अगर आप इसको एलिमिनेट करके चलते ना ऑप्शन से भी तो भी हो जाता। यहां निष्क्रिय था कट गया, निष्क्रिय था कट गया, यहां भी निष्क्रिय था कट गया। कुछ करने की जरूरत थी नहीं, कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग से क्वेश्चन दिया गया है कि लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का या का के क्या आधार है? क्या के आधार है ये आपसे यहां पर पूछा गया है, ठीक है भाई। तो कौन कौन से आधार हैं? व्यक्ति की आयु, जी हाँ बिल्कुल है। व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में विपक्ष, ये नहीं है। और व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क, ये भी है। तो ए और सी सही है। तो ए और सी सही है, यानी कि ए और सी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो पसंद आ रहा तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते चलना। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना, जिससे आप लोग रीट की तैयारी मेरे साथ साथ कर सके। और रीट की तैयारी सभी को करनी है, सभी को पेपर देना। रीट की वैकेंसी आने वाली है और पात्रता परीक्षा पास करोगे तभी वहां मुख्य परीक्षा में बैठ पाओगे। सीटेट वहां अलाउ नहीं होता। लेव वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट बनेगा इसका। मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन 16 है इसका कि लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र में माध्यम से प्रगति के मदद करने में की आवश्यकता भूमिका है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, अधिक जानकार अन्य। अधिक जानकार अन्य, ये करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 17। हार्वर्ड गार्डनर से पूछा गया भाई, हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 17 कि हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया है कि बुद्धि क्या है भाई, मुख्य रूप से भावात्मक अधिगम के बारे में होती है, जी नहीं, को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, केवल आनुवंशिक से प्रभावित होती है, गलत है, प्रमुख रूप से याद करने और रटने के बारे में होती, गलत है। इसके 4 ऑप्शन पढ़ते भी आप लोग इसका आंसर निकाल सकते थे, को अलग अलग रूप से प्रभावित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन 17 के लिए, को अलग अलग रूप से बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। प्रगतिशील शिक्षा से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा, करेक्ट आंसर जो बनेगा इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है कि शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19 पर आते हैं भाई। क्वेश्चन 19 ये भी अभिकथन और कारण से क्वेश्चन है। अभिकथन और कारण से ये क्वेश्चन भी दे रखा है। विजिबिलिटी तो वैसे अच्छी है। माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने में उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। तो यहां पर जो कारण है, जो अभिकथन है वो गलत है। जब अभिकथन गलत है तो कारण तो ऑटोमेटिक गलत हो ही जाएगा, कारण तो गलत हो ही जाएगा। तो यहां पर क्या कर देंगे, ए और आर दोनों गलत हैं, और ए और आर दोनों गलत हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। 20 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, 19 क्वेश्चन कर चुके हैं। कमेंट में ये जरूर बता के जाएंगे लास्ट में 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ऑथेंटिक आंसर की है, डाउट मत करना। जिन क्वेश्चन पर डाउट था वहां 2 ऑप्शंस लगा दिए हैं। मूल्यांकन की प्रकृति डैश होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य डैश होना चाहिए। तो मूल्यांकन की प्रकृति गतिशील होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य प्रामाणिक होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, असर्शन। ठीक है, चलिए अभिकथन और कारण वाला ये भी क्वेश्चन है, ये अभिकथन और कारण से क्वेश्चन है। अभिकथन है, ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, अभिकथन बिल्कुल करेक्ट है। आप कारण देखते हैं, निकट संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। तो ये कारण भी सही है। तो जब दोनों सही है तो ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन 22। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है? किसको बढ़ावा देता है? विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। ऐसा कौन सा प्रश्न यहां पर दे रखा है? तो ऑप्शन 4 की बात करेंगे। स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ये इसका राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं भाई। और क्वेश्चन नंबर 23 पर आने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। 17 तारीख से रीट की क्लासेस यहां पर स्टार्ट हो जाएंगी। आपका सीटेट पास हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। लेकिन अगर आप रीट देने में इंटरेस्टेड हैं, राजस्थान के अंदर शिक्षिका बनना चाहते हैं, मास्टर नहीं बनना चाहते हैं, तो भाई रीट का फॉर्म फिल करना। कहीं आप इस भरोसे में मत रहिए ना कि वहां पर सीटेट क्वालिफाई अगर है तो वहां फॉर्म फिल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। रीट में अगर पात्रता परीक्षा पास होगा तभी मुख्य परीक्षा दे पाता है वो, वरना ये पात्रता परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी। सीट वाले वहां पर वैलिड नहीं माने जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती। रॉन्ग ऑप्शन भाई करती है, रॉन्ग ऑप्शन है करती है। समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके अवसरों पर जोर देती है। तो ये भी गलत है। ठीक है, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट बन जाएगा, ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट आप लोगों का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं कि व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना क्या है भाई? अक्षम लोगों को सही पहचान नामीकरण में बाधक है, अक्षमता से जोर हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना सही नहीं है, समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है और अक्षमता के चिकित्सक मॉडल पर जोर देता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर, सॉरी 25 पर। 24 क्वेश्चन कर चुके हैं, 25वें क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25, दृष्टिबाधित बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया है कि दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है? क्या शामिल है आपको ये बताना है भाई। तो वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण शामिल है, ब्रेल एम्बासडर और प्रदर्शक शामिल हैं, वाक्य पहचान सॉफ्टवेयर भाषण से पाठ शामिल है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग ये शामिल नहीं है। जब डी जहां जहां हो उसको काट दो। तो भाई ऑप्शन 3 में और ऑप्शन 1 में डी था, काट दिया, लेकिन हमने 3 सही लगाए, एबीसी 3 सही किस में है? ऑप्शन 2 में है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 26, स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए एक ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए, दृश्य संबंधी मदद और संकेत देने से बचना चाहिए, कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक हो, यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना करनी चाहिए। तो यहां पर 26 का ऑप्शन 4 जो है ये गलत हो, सॉरी ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑप्शन 4 जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं कि कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण? ऑप्शन 1, भावात्मक आवश्यकताओं के बजाय उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता दें, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें, उन्हें विस्तृत और स्पष्ट प्रदान करें, सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में उच्च ग्रेड प्राप्त करें। ये तो गलत हो गया, ठीक है भाई। तो इसका करेक्ट आंसर बनना चाहिए कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 2 महत्वपूर्ण है, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें, और उनकी दिलचस्पी जो है ये बनाए रखें, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षकों को किस प्रकार निपटना चाहिए? ऑप्शन 1, छात्रों की जाति की पहचान करके, उनके माता पिता को घर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए कहकर, अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीति को आलोचनात्मक परीक्षण करके, अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार के, बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों का संचालन करके। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। 28 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन बाकी हैं। लास्ट में 30 में से ये बता के मुझे जरूर जाना कि 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए, कितने आपके सही निकलो। जहां मुझे डाउट था भाई मैंने टिक लगा दी, कमेंट मत करना गलत है, गलत तो हो ही नहीं सकता, मतलब प्राउडली नहीं बोल रहा, गलत वे में प्राउडली नहीं बोल रहा, भाई पढ़ाई की है, पढ़ा है, इसलिए बता रहा हूं कि जो 2 ऑप्शन डाउट थे वो 2 लगा दिए, ठीक है। ह्यूमन एरर हो सकती है, वैसे गलती नहीं निकलेगी। ऑथेंटिक आंसर की मान के उसको आप करना, जो बता दिया 99% आंसर वही निकलेगा। एक आध क्वेश्चन की हेराफेरी हो जाए तो ह्यूमन एरर होगी, वरना हेराफेरी नहीं होगी। जो मान बताया है वही ऑफिशियल आंसर की में आने वाला है। संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन पर डायरेक्ट चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3, संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन बचा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को प्लीज लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और सब्सक्राइब बिना सब्सक्राइब किए कोई भी भाई प्लीज चैनल को मत जाना। रीट की तैयारी आप लोगों को मैं कल परसों से स्टार्ट करा रहा हूं, तो मेरे साथ साथ रीट की तैयारी आपको करनी है और करनी है और करनी है। और भाई कहीं भी सिलेक्शन मिले पहले सिलेक्शन ले लेना है, उसके बाद यूपी में भले ही आ जाना। यूपी जिसकी इच्छा हो, जिसकी इच्छा भाई केवीएस हो, एनवीएस हो, पहले एक जगह सिलेक्शन ले लो, उसके बाद जहां इच्छा चले
वहां आ जाना भाई, ठीक है। तो मैं आपके सपोर्ट के लिए तैयार हूं। क्या आप मेरे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे? जरूर शेयर करके जाना, कमेंट में बता के जरूर जाना कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए, ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्र को स्वयं निर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं? तो इस वीडियो के तुरंत बाद आ जाओ, सभी सब्जेक्ट की एक एक करके आंसर की चैनल पर अपलोड होती जाएंगी, आंसर की बनाता जाऊंगा, अपलोड करता जाऊंगा। इसी चैनल पर ऑथेंटिक आंसर की देखने के लिए हर एक वीडियो को देखना, हर एक वीडियो को देख के जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। 5 और 6 सब्जेक्ट की आंसर की मिलेगी, एसएसटी मिलेगी, मैथ साइंस मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगी, संस्कृत भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। फटाफट से आ जाओ, कहीं जाना मत, दूसरी आंसर की तुरंत चैनल पर मिल रही है।